Hi everyone, myself Vikas, and today we are going to study about gravitation. So what is gravitation? Gravitation है क्या? It is a force acting between any two objects. मतलब ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है। इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी की सर आइजैक न्यूटन ने। तो ग्रेविटेशन की डिस्कवरी किसने की? सर आइजैक न्यूटन ने। वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो जैसे ही उनके ऊपर एप्पल गिरा, उन्होंने सोचा कि ये एप्पल ग्राउंड के ऊपर गिरा क्यों। वो जैसे ही एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो एक एप्पल सीधा नीचे गिरा। तब उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, कोई ना कोई फोर्स तो इसके ऊपर लगा होगा, तभी तो ये नीचे गिरा अर्थ के ऊपर। इसका मतलब इस एप्पल के ऊपर अर्थ कोई ना कोई फोर्स लगा रही थी, तभी ये नीचे गिरा। फिर दूसरी बात उन्होंने सोची कि सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सर्कल में क्यों ही रिवॉल्व कर रहे हैं। मून अर्थ के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं चला जाता। अब मून के ऊपर भी अर्थ एक फोर्स लगा रही है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। और इसी फोर्स का एक और नाम है यहाँ, जो सर्कल के अंदर जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी तो ये सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ। अब आइजैक न्यूटन सर ने देखा कि भाई ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये फोर्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? अर्थ के मास के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। सो अब हम पढ़ेंगे क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने एक लॉ दिया इसके बारे में। कौन सा लॉ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया उन्होंने। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब वो फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जिनके बीच में वो फोर्स लग रहा है उनके मास के प्रोडक्ट के ऊपर, और इन्वर्सली डिपेंड करेगा उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर, मतलब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है। तो कैसे लिखेंगे उस फोर्स को? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया ये, इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास है कैपिटल एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r। अब जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कि F तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के ऊपर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इन दोनों के डिस्टेंस के ऊपर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें वो फोर्स मिल जाएगा जो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय r²। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए? एक कांस्टेंट, और उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और वो क्या लेंगे हम? यहाँ हम लेंगे कैपिटल जी एम बाय r²। ये आ गई हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। इस इक्वेशन से हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ g क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसे हम यहाँ क्या बोलेंगे? g क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है पूरे यूनिवर्स में, जी की वैल्यू, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब आप सोच रहे हो कि ये SI यूनिट कैसे आई जी की? अब इस फॉर्मूले से हम जी की SI यूनिट फाइंड आउट करेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय r²। ठीक है, अब g को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। ये r इधर आएगा ऊपर, r², ये दोनों नीचे, स्मॉल एम कैपिटल एम। अब फोर्स की SI यूनिट सबको पता है क्या? न्यूटन इनटू, अब ये क्या है? रेडियस r, रेडियस की SI यूनिट मीटर। अब r², तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मास की kg इंटू एक और मास kg, और क्या बन गया ये? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, और इसे लिखेंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ये आ गई किसकी वैल्यू? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, SI यूनिट आ गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? अब नाम से ही पता चल रहा है क्या? फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सिवाय किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो अर्थ लगा रही है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट falls, whenever any object falls towards earth with only gravitational force acting on it, इसे हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ गिर रहा होगा और उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। अब वो फ्री फॉल का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। अब यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या है?
यहाँ से अगर नीचे गिरेगा तो उसकी कुछ ना कुछ, यहाँ पे पहले तो वेलोसिटी 0 थी, तो नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ नीचे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले वेलोसिटी क्या थी उसकी 0, अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है वहाँ। अब ये एक्सेलरेशन जो यहाँ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल g से। इसी एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो और उसका एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, it is an acceleration with which any object falls freely towards the earth। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल g से। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स की वैल्यू यही होती है, F इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वो ऑब्जेक्ट जो फॉल कर रहा था उसका तो मास कैसे निकालेंगे हम, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉल कर रहा था, इसका तो मास हो गया m, और नीचे क्या है, अर्थ है, तो अर्थ का मास क्या हो गया, कैपिटल M। और हमारे पास फोर्स की दो वैल्यू हैं, एक तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स G स्मॉल m कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल m तो क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास, और ये कैपिटल M क्या है, अर्थ का मास। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, क्या आएगा, स्मॉल m a इज इक्वल टू G स्मॉल m कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो a लिखा है हमें, इसको क्या लिखेंगे हम, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है इसीलिए उसके एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल g से लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, और g की वैल्यू क्या आ गई, g m बाय आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो अर्थ की रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर तो है नहीं प्रॉपर, कि अर्थ की जो इसकी जी की वैल्यू है जो सेम होगी, वैसे जी की वैल्यू क्या आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। ये अभी हम निकाल के दिखाएंगे कैसे आएगी। तो क्या होगा, जो अर्थ की रेडियस है वो पोल्स के ऊपर तो कम है, लेकिन इक्वेटर के ऊपर वो क्या है, ज़्यादा है। तो अगर इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। और अगर पोल्स के ऊपर जो रेडियस है वो कम है तो जी की वैल्यू क्या होगी, पोल्स के ऊपर ज़्यादा होगी। ठीक है, और अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो कैसे आई। अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, G इज इक्वल टू G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब कैपिटल M क्या है, अर्थ का मास, और G की वैल्यू क्या है,
जी की वैल्यू है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। और अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है। और अर्थ की रेडियस कितनी है? अर्थ की रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो क्या आएगा? g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 और डिवाइड में 6.64 इंटू 10⁻6। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी g की? g इज इक्वल टू 9.8 समथिंग आएगी। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। अब फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले तो कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस किस के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फ्री फॉल। ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 3। कौन कौन सी? एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एक v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इन तीनों इक्वेशन को हम यहाँ एक्सेलरेशन है लेकिन यहाँ क्या पुट करेंगे हम इसके अंदर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g की वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम।